हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका किन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करनी है। पहला है इसका मेटलिक प्रॉपर्टी, दूसरा इसका फिजिकल स्टेट, ठीक है, थर्ड है इसका एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर होता है उसका क्या होता है उसका, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये 10 प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम लोगों को पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसके मेटलिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनका जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं उनका मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होता है, उनका धात्विक गुण। ये ज्यादातर मेजरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, इसीलिए इनको मेटल्स कहा जाता है। और मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटल में मुख्य रूप से 4 प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। पहला क्या प्रॉपर्टी है मेटल्स का पहला प्रॉपर्टी है कि वो क्या रहते हैं, सॉलिड अवस्था में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, SOLID सॉलिड, ये जो है मेटल का जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है वो क्या होता है, वो सॉलिड होते हैं। सेकेंड उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, तो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक। थर्ड है इसका जो प्रॉपर्टी, मेटल्स का थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें लस्टर पाया जाता है। लस्टर मींस जान रहे हैं धात्विक चमक, जिसको कहा जाता है। ठीक है ना, LUSTURE लस्टर। ठीक है, ये जो है लस्टर इसमें पाया जाता है, मेटलिक प्रॉपर्टी, यानी कि उसमें क्या होता है, धात्विक चमक होती है धातुओं में। ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स के क्या है, प्रॉपर्टीज है। अब ये हो गया उसका फोर्थ है, टेंसाइल होते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं। मेटल यानी जो धातुएं होती हैं टेंसाइल होते हैं। टेंसाइल मतलब समझ रहे हैं, यानी उनमें हथौड़े से पीटने पर क्या होता है, वो फैल जाती है। ठीक है, उनमें तन्यता पाई जाती है, इसको टेंसाइल बोलते हैं, उसका टेंसाइल प्रॉपर्टी, टेंसाइल। ठीक, ये 4 प्रॉपर्टीज मेटल्स में होते हैं। उसके बाद इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में मतलब इसका फिजिकल स्टेट देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड रहते हैं। हार्ड मतलब कि बहुत स्ट्रांग हार्ड रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। केवल एक को छोड़ करके पूरे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स में केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में, उसका नाम है मरकरी। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो सारे के सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। इसका फिजिकल स्टेट की बात होगी। ठीक है, थर्ड है इसका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस मतलब परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या मतलब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, एक एटम होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है ना, उससे उसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसका चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस का। ठीक है, रोटेशन करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये रोटेशन 2 टाइप्स के हो सकते हैं, समझ में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो निर्भर करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से लेकर के उसके लास्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उसका एटॉमिक रेडियस कहलाता है। तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कैसा होता है, पहले देखिए यहाँ पे जो हम लोग का 4 श्रेणी होता है ना, 4 श्रेणी में बांटा गया ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स को। 3D यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसके बाद 4D होता है जो कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D और 5D होता है जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, और 6D यानी कि फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, क्रमशः छोटे होते जाता है, और जब अप टू डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, बढ़ते जाता है। और ऐसा क्यों होता है, लेफ्ट टू राइट आते हैं तो हम लोगों का न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ते जाता है इलेक्ट्रॉनों के लिए। जो कोई भी एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसमें, जिसको इंटर न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वो क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। इस वजह से एटॉमिक रेडियस छोटा होते जाता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो। ठीक है, समझ में आ गया। यदि हम ऊपर से नीचे आएंगे, अप टू डाउन आएंगे, तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होते जाता है, बिकॉज वहां पे क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए लिथियम हो गया, लिथियम में क्या होता है, 2 ऑर्बिट होता है। पहला हो गया इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। जब लाइक अब जैसे ही हम लोग सोडियम में प्रवेश करते हैं, सोडियम में जाते हैं, तो सोडियम में क्या होता है, इसके 3 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं यहाँ पे।
कौन कौन से? पहला आता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दूसरा आता है 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए और थर्ड आता है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेजरली कितने ऑर्बिट हैं? 1 and 2, और यहाँ पे सोडियम में 1 2 and 3। इसके कारण, इस चीज के कारण इसका एटॉमिक रेडियस क्या होते जाता है? इंक्रीज होते जाता है। तो आप लोगों को इसका फैक्टर पता चल गया कि लेफ्ट टू राइट आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्यों कम होते जाएगा, और यदि हम अप टू डाउन आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? एटॉमिक रेडियस के बाद हम लोग देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि इनका गलनांक। जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं उनका गलनांक बहुत ही हाई होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। हायर डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होते हैं? अपने आप मेल्ट होते हैं। जैसे कि आयरन का देख लो 2200 डिग्री सेल्सियस यानी 2200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। वैसे जब इसके हाईएस्ट रिकॉर्ड की बात करेंगे तो टंगस्टन, जो टंगस्टन होता है 3410 डिग्री सेल्सियस, सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, इसके बाद जब इसका बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा हाई रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो है रेडियम। ठीक है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 5687 डिग्री सेल्सियस। इनका जो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसमें वो क्या करता है? उबलता है। क्वथनांक बोलते हैं ना, और मेल्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? गलनांक। ठीक है, समझ में आ गया? एंड इसका जो है 6 पॉइंट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, इनका जो आयनन ऊर्जा है वो इनके एटॉमिक रेडियस पे क्या करेगा? एटॉमिक रेडियस पे इनका निर्भर करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? IE आयनाइजेशन एनर्जी, जब इसका एटॉमिक रेडियस यानी कि R जो है इंक्रीज हो जाएगा तो इनका IE क्या हो जाएगा? IE कम हो जाता है। समझ में आ गया? जब एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे परमाणु का आकार बड़ा होते जाएगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे जो है न्यूक्लियस का दूरी बढ़ते जाएगा और एट्रैक्शन फोर्स कम होते जाएगा। एट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कम एनर्जी लूज करना पड़ेगा। कम एनर्जी लूज करना पड़ेगा मतलब उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, जैसे जैसे उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब मान लो कि एटॉमिक रेडियस इसका कम करते जाएं तो इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो जस्ट अपोजिट क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। जैसे कि हम लोग लेफ्ट टू राइट आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्रमशः क्या होते जाता है? छोटा होते जाता है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होते जाता है? इंक्रीज होते जाता है। साथ में उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी इंक्रीज होते जाता है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस सब के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी की बात। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग को 11th में ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया हमने। ठीक है, समझ में आ रहा है? कैसे निकालते हैं जब मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। हम लोग मान लीजिए कि KMnO4 हो गया। ठीक है, KMnO4 इसका ये फार्मूला है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में हम लोगों को मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसको X रखते हैं, और हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो पोटेशियम है उसका क्या है? पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है, +1 होता है। ना देख हमको ये भी पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2 होता है। जब उसका -2 होता है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 और -4 इज इक्वल टू, कोई भी यहाँ पे आयन नहीं दिखाई दे रहा तो हम लोग क्या करते हैं? वहां पे 0 रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? 0 रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? हम इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, राइट? अब यहाँ पे ये क्या होगा? 1 - 8 इज इक्वल टू -7, यानी x - 7 इज इक्वल टू 0। तो सो x इज इक्वल टू कितना हो गया? +7। दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज। ठीक है, समझ में आ गया? इन द KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना समझ में आ गया ना? तो हम देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकिल, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर एंड जिंक। तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स का बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिसमें से स्कैंडियम का +3 होता है। क्या होता है? स्कैंडियम का +3 होता है, ठीक है, समझ में आ गया। टाइटेनियम का +2 +3 एंड +4 ये होता है टाइटेनियम का, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सभी 3D सीरीज का यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि स्कैंडियम का +3 है, टाइटेनियम का +2 +3 एंड +4, वैनेडियम का +2 +3 +4 +5। और इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है? मैग्नीज का होता है। मैग्नीज का कितना है यहाँ पे? +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। इतना ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज क्या करता है? शो करता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलर। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या? कलर। तो इस कलर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया है कि जब भी कोई डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक कितने डिब्बे होते हैं? डी ब्लॉक में 5 डिब्बे होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये डी ब्लॉक के लिए 5 डिब्बे होते हैं। इन 5 डिब्बों में 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये कि यदि इसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फील्ड होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका देखो 3D10 पूरी तरह से भरा हुआ, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है 3D5, जब इनका d ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड नहीं, हाफ फील्ड होगा, आधा होगा। एंड थर्ड कंडीशन ये है कि 3D5 और 10 को छोड़कर के कोई भी दूसरा रहेगा। सपोज मान लीजिए कि 1 या 2 या 3 4 6 है ना, और 7 8 एंड 9, इनमें से कोई भी रहे, तब क्या होगा? यहाँ पे 3D कोई भी रहेगा तो ये कलरफुल रहेगा। क्या रहेगा? कलरफुल। और 3D5 रहेगा तो ये व्हाइट रहेगा। क्या रहेगा? व्हाइट कलर का, ठीक है। एंड 3D10 रहेगा तो ये कलरलेस रहेगा, कलरलेस, कोई भी कलर नहीं देगा, समझ में आ रहा है ना। तो जस्ट लाइक इनके लिए एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि जिंक को लेंगे, जिंक 2+ चार्ज को, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये कलरलेस होता है, ठीक है। वैसे जब हम लोग क्रोमियम को देखेंगे, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम प्लस चार्ज, क्रोमियम प्लस चार्ज को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? ये व्हाइट रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका जो 4s कक्षक होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या हो जाता है? निकल जाता है, तो वहां पे 3D5 बचता है। इस प्रकार से क्रोमियम प्लस आयन क्या रहता है? व्हाइट कलर का रहता है। एंड कलरफुल, कलरफुल में इनके अतिरिक्त कुछ भी, जैसे कि क्रोमियम 2+ चार्ज हो गया, क्रोमियम 3+ चार्ज हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। मैग्नीज 3+ आयन, ये भी क्या होता है? कलरफुल होता है। कलरफुल होने का इसका कारण क्या है कि इसमें जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक का जो डिब्बा होता है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं होते, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रहेगा? अनपेयर्ड रहेगा, तो वो क्या होगा? कलरफुल होगा। जस्ट लाइक कि ऐसा है फिर भी कलर, ऐसा रहता है फिर भी कलर, ऐसा रहता है फिर भी कलर, ये भी कलर, ये भी कलर, ठीक है, समझ में आएगा। 5 तो इसमें व्हाइट रहेगा ना, तो ये जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड है और उसमें कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड नहीं है, तब वो क्या होगा? कलरफुल होगा। कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड होगा तो या तो वो कलरलेस होगा या तो व्हाइट होगा, और ये कंडीशन आपके सामने है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये चीज है। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। इनका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कि संकुल निर्माण जिसको कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो ये ज्यादातर मेटल्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, और इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को हम लोग मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड से हम लोग शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेटल एंड लिगेंड, जिसमें मेटल क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है, और लिगेंड्स क्या होते हैं? उसके सराउंडिंग में होते हैं, है ना। जस्ट लाइक एक आर्ट में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, क्या? FeCN6,
FeCN6 जिसको हेक्सासाइनोफेरेट कहते हैं। इसका IUPAC नाम का भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्सासाइनोफेरेट, यहाँ आयरन क्या है, फेरस क्या है, सेंट्रल एटम है और उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, साइनाइड होते हैं, ठीक है, 6 साइनाइड होते हैं। इस प्रकार से इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दूंगा जब कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ये जो है इसमें ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर बनता है और हेक्सासाइनोफेरेट इसका एग्जांपल है। लिगेंड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी सुन लीजिए। लिगेंड उनको कहते हैं जिनमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने पेयर्स होंगे उतना वो क्या होते हैं, डेंटेड होते हैं। जैसे वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे मौजूद है तो वहां पे क्या कहेंगे, उसको मोनोडेंटेड कहेंगे। जब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है तो उसको हम लोग डाइडेंटेड कहेंगे। वैसे ही 3 तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ट्राइडेंटेड, पेंटाडेंटेड, ऐसे टेट्राडेंटेड, ऐसे टाइप का बहुत सारा रहता है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो ये आगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात, मतलब कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी अपना क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट है इसका कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या है इसका, लास्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसका क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब कि उत्प्रेरकीय गुण। इनका जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। ये बहुत सारे सब्सटेंस को, बहुत सारे रिएक्टेंट्स को क्या करते हैं, एक मीडियम प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू उनका जो है रेट ऑफ रिएक्शन या तो हाई हो जाता है या तो स्लो हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कैटालिटिक्स का क्या काम होता है, या तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं। तो इनके लिए वो मीडियम प्रोवाइड कराते हैं सब्सटेंस को, रिएक्टेंट्स को, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये इनका कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो गया। जनरली हम लोग प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, इनको क्या करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए कैटालिट के रूप में, है ना। प्लेटिनम, पैलेडियम हो गया, पीडी, ये जो है जनरली क्या है, मैंगनीज हो गया, है ना, ये सारे उत्प्रेरकीय गुण का प्रदर्शन यहाँ पे करते हैं, समझ में आ गया। हाँ, एक और है कि यहाँ पे टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 प्लस R3Cl, ये जो होता है, समझ में आ रहा है। इनका जो ये जो कंपाउंड है उसको जिगलर नाटा उत्प्रेरक के नाम से, जिगलर नाटा कैटालिट के नाम से जानते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया। R3 मींस R यानी कि यहाँ पे एल्किल है, ठीक है। तो R3 मतलब कि एल्किल ग्रुप है, एल्किल क्लोराइड जिसको बोल सकते हो, और TiCl4 जिगलर नाटा उत्प्रेरक के रूप में इसको यूज करते हैं। साथ ही यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, जो प्लेटिनम होता है और PTO होता है, PTO, तो इसको हम लोग कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं, एडम्स कैटालिट बोलते हैं, ठीक है। एडम्स कैटालिट मतलब कि एडम्स उत्प्रेरक, इसके नाम से जानते हैं। चलिए ठीक, हम लोगों ने सभी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे स्टडी किया, कैटालिटिक प्रॉपर्टी तक हम लोगों ने स्टडी किया। तो ये होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के प्रॉपर्टीज। तो इसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इस पूरे जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें सबसे हाई डेंसिटी किसका होता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी किसका होता है, ठीक है। तो आंसर इसका ये है ऑस्मियम। ऑस्मियम का जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है पूरे ट्रांजिशन मेटल्स। इनका जो डेंसिटी होता है वो 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी होता है। सबसे अधिक डेंसिटी इसी का होता है, यानी सबसे हैवी मेटल जो है वो क्या है, ऑस्मियम, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के 10 प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में और मैग्नेटिक स्पिन के बारे में, साथ ही मैं पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में भी वीडियो बनाने वाला हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।